नमस्कार। हम पाठ पढ़ रहे थे बादल को गिरते देखा है। जनवादी कवि नागार्जुन जी की रचना है जो उनके काव्य संग्रह प्यासी पथराई आंखों से ली गई है। इसका अगला पद देखते हैं, इसी को आगे पढ़ेंगे। इसका मूल पाठ मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। तीसरा पद है, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित वो कर तरुण कस्तूरी देखा, बादल को गिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा नयनी पर। नभ चूम मैंने तो भीषण जाड़ों में, नभ चूमी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। कवि ने इस पद में अपनी कविता के ऊंचाई पर रहने वाले कस्तूरी मृगों का, वहां चलने वाले तेज तूफानों का, और ये जो मान्यता है कि पर्वतीय प्रदेश में कुबेर ने अपनी नगरी अलका बसाई थी, कालिदास का मेघदूत वहीं से अपनी प्रिया के लिए पाती लेकर संदेश लेकर गया था, उन सब कल्पनाओं को अपनी कविता के रूप में कवि ने इसमें कहा है। जो दुर्गम बर्फानी घाटी है, जहां हर समय बर्फ पड़ी रहती है, जहां पहुंचना कठिन है, जो इस पृथ्वी से समुद्र तल से सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर है, उस स्थान पर कस्तूरी मृग रहते हैं, काले हिरण रहते हैं, जिनकी नाभि में कस्तूरी है, परंतु वो उनके लिए अलग है। वो अपनी नाभि को देख नहीं पाते, उससे उठने वाली सुगंध को अनुभव करते हैं और उस अपनी सुगंध के पीछे उन्मत्त हो उसकी खोज में दौड़ दौड़ कर दूर दूर तक गुणाचे भरकर आते हैं। ऐसे तरुण किशोर हिरणों को कवि ने उस पर्वतीय प्रदेश में अपनी नाभि से उठने वाली कस्तूरी के पीछे दौड़ते हुए देखा है। कवि कहता है, मैंने इस पर्वतीय प्रदेश में बादलों को गिरते हुए देखा। कवि कल्पना करता है कि जिसके बारे में कहा गया कि इस पर्वतीय प्रदेश में धन के स्वामी कुबेर की अलकापुरी नगरी है, वे अब कहाँ है, वह उसे वहां कहीं दिखाई नहीं देती। आगे कवि कहते हैं कि कालिदास का भी यहाँ कोई पता नहीं चलता, जो कहते हैं कि आकाश में गंगा बहती है, व्योम प्रवाही गंगा जल का, जिन्होंने अपने साहित्य में रूप में आकाश गंगा का वर्णन किया है, वो भी अब यहाँ नहीं दिखा देते। कवि कहते हैं कि मेघदूत का भी पता यहाँ नहीं चलता, जो अपनी प्रिया को पत्र पहुंचाने के लिए आया था। लगता है कि वह कोई छाया ही थी, कोई बताए, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहाँ पर। इस सुंदर प्रदेश को देखकर, इस प्राकृतिक पर्वतीय सौंदर्य को देखकर वह मेघदूत यही कहीं अपने आप पूरे जल के साथ समर्पित हो गया होगा, यही कहीं वह बरस गया होगा। जाने दो, कवि इन सब बातों को पीछे छोड़ने के लिए कहता है कि अब इसका विचार न करो, हो सकता है वह केवल कवि की कल्पना नहीं हो, केवल कवि ने कल्पना की हो कि यहाँ कालिदास का मेघदूत आया, यहाँ पर आकाशगंगा बहती थी, या यहाँ पर
अलकापुरी जैसी स्वर्गीय अलौकिक वैभव से संपूर्ण कोई नगरी भी थी। कवि कहता है मैंने तो यहाँ भीषण भयंकर सर्दियों में जो हाड़ को कपा देने वाली ठंड है उसमें बड़े बड़े बादलों को यहाँ उठने वाले तूफानों से दो दो हाथ करते हुए झगड़ते हुए अपने अस्तित्व को बचाते हुए लड़ते हुए और गर्जना करते हुए देखा है। मैंने बादलों को घिरते हुए देखा है। इसका अंतिम पद है उसको पढ़ते हैं। शत शत निर्झर निर्झर निकल मुखरित देवदार कानन में शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूले से कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले शंख सरीके सुगढ़ गलों में कानों में कुबुले लटकाए शतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कलामय पान पात्र द्राक्षा पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपटी पर नरम निदान बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे मदिरारुण आँखें वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है बादल को गिरते देखा है। कवि ने इस अंतिम पद में बताया है कि पर्वतीय प्रदेश में किन्नर और किन्नर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। वो प्राकृतिक उपादानों से उपलब्ध अपनी कुटिया को कैसे सुंदर बनाते हैं, कैसे वहां अपना जीवन बिताते हैं, उनको कैसे सजाते संवारते हैं, उसका सुंदर मनोरम चित्रण कवि ने इस पंक्ति में किया है। कवि कहता है कि यहाँ इस पर्वतीय प्रदेश में सैकड़ों सैकड़ों छोटे और बड़े झरने जलस्रोत बहते हैं जो अपनी कलकल की ध्वनि से इस देवदार के जंगल को, इस वन प्रदेश को गुंजायमान करते हैं। यानी उस वन प्रदेश में, उस पर्वतीय प्रदेश में बहने वाले झरनों की ध्वनि दूर से सुनाई देती है। उस वन प्रदेश में शोणित धवल भोजपत्रों से, भोजपत्र शोणित रक्त जैसे लाल भोजपत्र और श्वेत भोजपत्रों से कुटिया बनाकर किन्नर और किन्नरियां आवास बनाते हैं अपना और वहां रहते हैं। उन रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से जो उस वन प्रदेश में, इस पर्वतीय प्रदेश में उपजते हैं, वे अपने बालों को सजाती है और अपने सुंदर शंख जैसे गले में नीलमणि की माला पहनते हैं। उन्होंने अपने कानों में पुष्प के कुंडल पहन रखे हैं। शतदल लाल कमल वेणी में, उस पर्वतीय प्रदेश में उत्पन्न होने वाले 100 पंखुड़ियों वाले लाल कमल को उन्होंने अपनी वेणी में सजा रखा है, अपनी चोटी में सजा रखा है। और उनके सामने चांदी के बने पात्रों में, जो पात्र मणियों से सुसज्जित हैं, जिन पर मणि जड़ी हुई है, ऐसे चांदी से निर्मित पात्रों में उनके सामने मदिरा रखी हुई है, द्राक्षासन रखा हुआ है। और वो चांदी के पात्र त्रिपटी पर रखे हैं। एक छोटी छोटी तिपाई भी उनके, तिपैया मेज भी उनकी कुटिया में है, जिस पर वो चांदी से जड़े हुए पात्र रखे हैं, जिनमें मदिरा भरी हुई है। और क्या कर रहे हैं वो किन्नर किन्नरी उस कुटिया में? नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे।
उन्होंने अपनी कुटिया में छोटे हिरणों के खाल से बनी हुई मृगशाला को दरी के रूप में बिछा रखा है, जो न केवल कोमल है वरन बेदाग भी है, निर्मल भी है। उस मृगशालाओं पर वो चौकड़ी मारकर, पालथी मारकर बैठे हुए हैं। मदिरा एवं आंखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों को, मृदुल मनोवर अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है। कवि कहता है कि वो जो किन्नर किन्नरियां हैं, उन्होंने इससे पहले भी मदिरा पी है और अभी भी उनके प्याले, उनके पात्र द्राक्षारस से भरे हुए हैं। मदिरा पीने के कारण उनके नेत्र लाल हैं, वो उन्मत्त हो रहे हैं, परंतु उनकी कोमल और मनोहारी अंगुलियां वंशी की तान छेड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने अपनी उंगलियां उन वंशी पर घुमाकर मधुर स्वर को उस वातावरण में भर दिया है। कवि कहता है कि मैंने उन किन्नर किन्नरियों को पालथी मारकर बैठे हुए, वंशी की तान बजाते हुए, सामने द्राक्षारस सब रखते हुए, लाल और श्वेत भोजपत्रों से बनी कुटिया में मृगशाला पर बैठे हुए देखा है। वंशी की मधुर तान बढ़ते हुए देखा है। मैंने उस पर्वतीय प्रदेश में बादलों को घिरते हुए देखा। काव्य सौंदर्य देखते हैं 3रे पद का। दुर्गम फानी घाटी में, उसमें भाषा इन दोनों पद में तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली है। शैली भी चित्रात्मक है, जैसा कि आपने भी भावार्थ पढ़ते हुए देखा होगा। जब हम उस भाव लोक में पहुंचते हैं तो एक पूरे दृश्य का चित्र हमारी आंखों के सामने बनता हुआ प्रतीत होता है। हमें दिखाई देता है कि कैसे बादल उठ रहे हैं, कभी यहाँ कुबेर की नगरी रही होगी, कभी कालिदास ने मेघदूत की रचना यही की होगी, किस प्रकार यहाँ किन्नर किन्नर यहाँ झुपड़ी बनाकर रहते होंगे, कुटी बनाकर रहते होंगे। वो पूरा दृश्य सामने दिखता है। तो चित्रात्मक शैली है, रस इसमें श्रृंगार है और अलंकार गरज गरज हो कर शत शत, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सारे में मानविक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तरल तरुण, शत सहस्त्र, शेख शरीके सुवर्ण, इनमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। मैं समझती हूँ आपको ये बादल को घिरते देख रहे हैं कविता का भावार्थ समझ आया होगा। कल हम धर्मवीर भारती की कविता बुआई का गीत और कवित्व की मौत के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।